अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्मॉल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज एक नया वीडियो। 19 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टाइटैनिक ट्रेजेडी के बाद एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, जिनका काम टाइटैनिक के सर्वाइवल क्रू मेंबर्स और पैसेंजर से ये जानना था कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। और इन्वेस्टिगेशन में एक शॉकिंग बात पता चली कि अगर टाइटैनिक को कंट्रोल करने वाले क्रू के पास कोई बड़ी स्पॉटलाइट या हेडलाइट जैसा कुछ होता ना, तो उस रात के अंधेरे में समुद्र में तैरते आइसबर्ग को पहले ही देखकर टाइटैनिक को उससे टकराने से रोका जा सकता था। और ये सिर्फ टाइटैनिक की ही कहानी नहीं है, हमें हिस्ट्री में से कई सारी स्टोरी मिलती है जिसमें कई बड़े बड़े जहाज रात के अंधेरे में एक दूसरे से या किसी और ऑब्जेक्ट से टकरा कर डूब गए। और इन सभी केसेस से ना बार बार लोग एक ही क्वेश्चन उठाते हैं कि अब रोड पर गाड़ी चलाने के लिए, एरोप्लेन चलाने के लिए या फिर ट्रेन को चलाने तक के लिए हमें हेडलाइट्स की जरूरत पड़ती है। बिना हेडलाइट्स के रात में गाड़ी चलाना सेफ बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं पर किसी भी शिप में, किसी भी बड़े से लेकर छोटे से छोटे जहाज में आखिर हेडलाइट क्यों नहीं होता? आखिर एक जहाज बिना किसी हेडलाइट के कैसे समुद्र में देखता है? वेल, ये क्वेश्चन काफी समय से मेरे दिमाग में भी था, और जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया था तो मुझे इससे रिलेटेड काफी माइंड ब्लोइंग फैक्ट पता चले, और पता चला कि ये क्वेश्चन जितना सिंपल दिखता है ना, इसका आंसर उतना सिंपल नहीं है। 10 अप्रैल 1912 दुनिया की सबसे बड़ी शिप टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर ऑलमोस्ट 2240 पैसेंजर्स और क्रू के साथ अटलांटिक महासागर में अपनी जर्नी शुरू कर रही थी। एक ऐसा महासागर जो अपने कोल्ड एंड हार्श एनवायरनमेंट, खास करके बड़े बड़े तैरते आइसबर्ग्स के लिए जाना जाता है। लेकिन आज तक इन आइसबर्ग से किसी भी बड़ी शिप को कोई ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा था। पर 14 अप्रैल 1912 की रात कुछ अलग ही थी। इस समय टाइटैनिक न्यूयॉर्क से ऑलमोस्ट 745 किलोमीटर की दूरी पर था। आसमान पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ था, चांद भी बादलों के पीछे छुपा था। शिप के आगे कुछ देख पाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इन सब के बावजूद शिप पर रहने वाले क्रू ने टाइटैनिक से 500 मीटर दूर एक बड़े से तैरते बर्फ के पहाड़ यानी कि आइसबर्ग को दिखा। अब टाइटैनिक 269 मीटर लंबा था और 41 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस अंधेरी रात में इस आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था, जिस टक्कर को रोकना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े शिप को रोकने में काफी समय लगता है, जो कि टाइटैनिक के पास नहीं था। एंड वही हुआ जो क्रू ने सोचा था। इस आइसबर्ग के देखे जाने के केवल 40 सेकंड्स बाद ही टाइटैनिक जाकर उससे भिड़ गया। जो टक्कर इतनी बड़ी थी कि टाइटैनिक की मेटल बॉडी में भी बड़ा सा होल हो गया, और केवल 3 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 1500 पैसेंजर्स के साथ टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। स्टोरी ट्रेजिक है, बट इम्पोर्टेंट ये था कि हमने इससे क्या सीखा। तो देखो, इस टाइटैनिक ट्रेजेडी के बाद न्यूयॉर्क में यूएस सेनेटर विलियम एल्डन स्मिथ ने इसको लेकर फर्स्ट इंक्वायरी बिठाई, जिसमें इंसिडेंट में बचे क्रू मेंबर्स और उसके पैसेंजर से कई सवाल पूछे गए। जिसमें से एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन ये था कि उन्हें क्या लगता है कि इस इंसिडेंट को होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता था। जिसमें से ज्यादातर क्रू मेंबर्स का यही जवाब था कि अगर उनके पास कोई स्पॉटलाइट और हेडलाइट जैसा कुछ होता तो इस आइसबर्ग को काफी पहले ही देखा जा सकता था, जिससे शिप को टकराव से बचाने के लिए ज्यादा समय मिलता एंड ज्यादा चांसेस है कि इस तरह इस ट्रेजेडी को अवॉइड किया जा सकता। इन शॉर्ट, अगर शिप पर नेविगेशन के लिए कार्स की हेडलाइट्स की तरह कोई पावरफुल लाइट्स होती तो शायद टाइटैनिक को उस आइसबर्ग से टकराने और डूबने से बचाया जा सकता था। राइट? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिप के लिए हेडलाइट्स जितनी इम्पोर्टेंट है, उससे कई गुना ज्यादा डिजास्टरस साबित हो सकती है। जाने कि अगर टाइटैनिक जहाज पर हेडलाइट लगी होती ना, तो शायद टाइटैनिक अपने सफर के शुरू होने के कुछ समय बाद ही किसी और बड़ी ट्रेजेडी का शिकार हो जाता। पर दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर क्यों? तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिस्ट्रॉयर आकासुकी पर 2 बड़े मैसिव कार्बन आर्क हेडलाइट्स को लगाया था। जापानीज आर्मी का प्लान था कि वो इन पावरफुल लाइट से रात के समय दूर मौजूद अंधेरे में छुपी दुश्मन की शिप्स को आसानी से देख सकेंगे और अपनी इन ब्राइट लाइट से उन्हें कंफ्यूज करके हमला कर देंगे।
अब प्लान सुनने में अच्छा था, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा ही। क्योंकि 1942 के दौरान जब 12 नवंबर की रात एक लड़ाई के बीच अंधेरे में आकात्सुकी की इन मैसिव हेडलाइट्स को ऑन किया गया, तभी उस लाइट ने न केवल अपने सामने की शिप को जापानीज को नहीं दिखाया, बल्कि उस समय इसने सबसे बड़ा काम किया, दूर मौजूद अमेरिकन शिप्स को अपनी खुद की एक्यूरेट पोजीशन को बताकर। क्योंकि इन लाइट्स के कारण दूसरे अमेरिकन जंगी जहाज जो इससे काफी ज्यादा दूरी पर थे, वो भी इसे आसानी से देख पा रहे थे, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि सभी अमेरिकन शिप्स ने मिलकर आकात्सुकी को टारगेट किया और लाइट के कारण उनका निशाना काफी एक्यूरेट रहा और कुछ ही समय में ये तबाह होकर डूब गई। अब ये तो एक वन ऑफ द रीजन है कि क्यों शिप में हेडलाइट नहीं होती, लेकिन आज के समय तो कोई जंगी जहाज नहीं चल रही है। और क्रूज शिप्स का क्या, ये तो कोई जंगी जहाज होती भी नहीं है, तो आखिर इनमें भी हेडलाइट्स क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, कई 100 सालों से समुद्र में बोट सेलिंग के लिए हम इंसान अपनी आंखों पर ही निर्भर रहते हैं। शिप में खास क्रू मेंबर्स रखे जाते हैं जिनका काम ही शिप के आगे के रास्ते में दूर दूर तक देखकर डेंजर को आइडेंटिफाई करना होता है, जिन्हें लुक आउट और लुक आउट पर्सन कहा जाता है, जिनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस इन्हें इनकी जॉब में इतना एक्सीलेंट बना देता है कि समुद्र की जिस होराइजन के करीब हमें बड़ी बड़ी शिप्स भी एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है, वहाँ पर ये अपनी आंखों के विजन से होराइजन पर मौजूद शिप्स के साइज, उसके होम नेशन और मूविंग डायरेक्शन तक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो, आज के समय में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद ऑलमोस्ट हर शिप्स में लुकआउट क्रू को रखा जाता है, लेकिन यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि रात के अंधेरे में लुकआउट पर्सन भी दूसरी शिप के लाइट को देखकर ही उसके साइज, डिस्टेंस एंड मूविंग डायरेक्शन का पता लगा पाते हैं। लेकिन वेट, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि शिप्स के पास हेडलाइट्स नहीं होती, तो आखिर ये लुकआउट पर्सन किस लाइट को देखते हैं? हेडलाइट ना होने का मतलब ये नहीं है कि समुद्र में तैरते इतने बड़े बड़े जहाज के पास कोई भी नेविगेशन लाइट होती नहीं है। तो साल 1838 के बीच अमेरिका ने सनसेट के बाद समुद्र में सेलिंग करने वाले बोट्स एंड जहाज के लिए कुछ रेगुलेशंस निकाले, जिनके तहत उन्हें अंधेरे में किसी तरह की लाइट को कैरी करना कंपलसरी था। अब वो लाइट किस तरह की होगी, यह इस नियम में साफ नहीं था। लेकिन 1848 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड ने समुद्र में रात के समय सफर करने वाले वेसल्स के लिए और भी कड़े और बेहतर रूल्स निकाले, जिनके तहत अब रात के समय में सेल करने वाले जहाज को रेड, ग्रीन एंड येलो के लाइट कॉम्बिनेशंस को अपने ब्रिज पर डिस्प्ले करना कंपलसरी था। जे नेविगेशन लाइट, रनिंग और पोजीशन लाइट नाम दिया गया। अब ये लाइट्स कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं होती, काफी लो पावर वाली लाइट होती है, लेकिन इनका यूज स्टार्ट होने के बाद से रात के अंधेरे में जहाजों के होने वाले एक्सीडेंट बहुत तेजी से कम हुए, खास करके दो शिप्स के एक दूसरे से कोलाइड होने वाले एक्सीडेंट। क्योंकि नेविगेशन लाइट की मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये थी ना कि ये लाइट्स आपकी अपनी शिप के नेविगेशन के लिए नहीं थी, बल्कि समुद्र में आपके साथ तैर रही दूसरी शिप्स के नेविगेशन के लिए हुआ करती थी, जिससे दूसरी शिप के लुकआउट क्रू केवल आपकी शिप के नेविगेशन लाइट के कलर कॉम्बिनेशन को देखकर कई किलोमीटर दूर से रात के अंधेरे में भी आपके शिप की मूविंग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पता लगा सकते थे। नाउ फॉर एग्जांपल, एक शिप के ब्रिज के राइट साइड में एक छोटा ग्रीन लाइट लगाया जाता है, जबकि उसके लेफ्ट साइड में छोटा लाल लाइट लगा होता है, और इन दोनों के बीच में बिल्कुल टॉप पर एक येलो और व्हाइट कलर का लाइट लगाया जाता है। ये तीनों लाइट मिलकर ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करती है जिससे दूर से देखने पर ही आप किसी शिप के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको रात के अंधेरे में दूर समुद्र में तैरती एक ग्रीन लाइट और उसके ऊपर एक येलो लाइट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक बड़ी शिप है जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रही है। जबकि सेकंड केस में अगर आपको कोई रेड लाइट एंड अपर येलो लाइट एक साथ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब होगा कि कोई शिप राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। अब इन दोनों केसेस में मोस्टली दो ही लाइट कॉम्बिनेशंस दिखेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह ट्रायंगल शेप में रेड, येलो, ग्रीन सेम टाइम एक साथ दिखे जो धीरे धीरे डिम लाइट से ब्राइट हो रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये तीनों लाइट आप तभी देख सकते हैं जब शिप डायरेक्टली आपकी डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी आ रही हो। इन शॉर्ट,
अगर आपको ये तीनों लाइट कुछ इस तरह से दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि वो समुद्र में तैरते शिप आपके ही ओर बढ़ रही है। लेकिन ये तो शिप की बात है, टाइटैनिक को तो एक आइसबर्ग ने डुबाया था। अब माना कि हम दूसरी और अपनी शिप्स के नेविगेशन लाइट से समुद्र में तैरते दूसरे शिप्स का पता लगा सकते हैं और उन्हें अपनी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन आइसबर्ग और दूसरे हिडन ऑप्टिकल्स का क्या? उनके लिए तो हमें हेडलाइट की जरूरत है, राइट? वेल अगेन, जहाँ पर भी हम गलत है। अच्छा तो देखिए, हेडलाइट की साइंस समझते हैं। हेडलाइट्स और कुछ नहीं बल्कि केवल एक फोटोन एमिटिंग सोर्स है जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की ओर निकलते हैं और उनके सामने आने वाली किसी भी चीज से टकराकर उनमें से कुछ फोटोन्स वापस प्राइमरी सोर्स तक पहुंचता है। जैसे कि कोई कार जिसमें बैठा ड्राइवर अपनी आंखों से जब उन फोटोन्स को ऑब्जर्व करता है तो इससे उसका ब्रेन उन सामने वाले ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है कि वो क्या है, कितना बड़ा है और कितनी दूरी पर है। अब अगर आप 4 से 5 मीटर लंबे कार को ड्राइव कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी हेडलाइट कम से कम इतनी पावरफुल तो होनी ही चाहिए कि आपको ऑलमोस्ट 100 मीटर की विजिबिलिटी मिल सके, ताकि जरूरत पड़ने पर आपका ब्रेन सही समय पर सही एक्शन लेकर आपकी कार को रोक सके। पर अगर आप एक शिप के कैप्टन है ना, तो ये सारी मेजरमेंट आपके लिए पूरी तरह बदल जाती है। जैसे कि टाइटैनिक की ही बात कर लेते हैं तो वो अराउंड 250 मीटर लंबा शिप था और अब तो कई शिप ऑलमोस्ट 500 मीटर तक की होती है, यानी ऑलमोस्ट ½ किलोमीटर लंबी जहाज। और शिप में कैप्टन ब्रिज, जिसे व्हील हाउस भी कहा जाता है, जहाँ पर से कैप्टन शिप को कंट्रोल करता है, वो ज्यादातर शिप्स के मिडिल में होते हैं, यानी कि उनके बो यानी फ्रंट साइड से ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी पर। अब ऐसे में कार्स जितनी पावरफुल 100 मीटर की विजिबिलिटी वाले हेडलाइट से तो इन शिप्स का काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 500 मीटर की दूरी पर भी देखने के बावजूद टाइटैनिक का क्रू उसे उस आइसबर्ग से टकराने से रोक नहीं पाया, जबकि टाइटैनिक केवल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही था। यानी कि किसी शिप और किसी ऑब्जेक्ट के टकराव को रोकने के लिए सही विजिबिलिटी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की होनी चाहिए, जिसका मतलब है बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट, जो टेक्निकली पॉसिबल तो है, लेकिन इस तरह की ब्राइट हेडलाइट आपके सामने वाली शिप के विजन को खत्म कर देगा। यानी आपके सामने वाली शिप केवल आपकी लाइट को देख सकेगी, वो आपकी रफ्तार और डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। अब ये कुछ ऐसा ही है जैसे जब हम सड़क पर ड्राइव करते हैं तो किसी बड़े वाहन की ब्राइट लाइट के चलते हमारा विजन काफी ज्यादा इंटरफेयर होता है और ऐसे में हम सब जानते हैं कि एक्सीडेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन समुद्र में ये कंडीशंस और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, क्योंकि देखो, जब हम किसी सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो सड़क काफी फ्लैट होती है, लेकिन समुद्र का एनवायरनमेंट इससे काफी अलग होता है और शिप समुद्र में लहरों के साथ साथ तैरते हुए काफी ऊपर नीचे हुई चलती है। ऐसे में अगर उन पर कोई फिक्स हेडलाइट लगी होंगी ना, तो वो भी हर लहर के साथ ऊपर नीचे होती रहेगी, जिससे आपके सामने वाले शिप तो उस ब्राइट लाइट के कारण कंफ्यूज होंगे ही साथ इन लहरों से टकरा कर आने वाली रिफ्लेक्शन लाइट आपकी खुद के विजन को भी इंटरफेयर करेगा। यानी यहाँ पर डबल डिजास्टर की पॉसिबिलिटी है। पहला कि दूसरे शिप्स आपकी ब्राइट हेडलाइट से कंफ्यूज होकर आपसे जाकर टकरा जाए, और दूसरा, लहरों में ऊपर नीचे होती हुई आपकी शिप की हेडलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आप खुद भी अपने ही सामने के हर्डल्स को ज्यादा अच्छे से ना देख सके और जाकर उससे भिड़ जाए। नाउ ऑल्सो यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान तो ये होगा कि इन हेडलाइट्स के रिफ्लेक्शन के चलते छोटी नेविगेशन लाइट्स को तो देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी डिजास्टर्स के और ज्यादा चांसेस। इसीलिए नेविगेशन लाइट्स को समुद्र में ट्रैवल करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, जिनके जरिए हम अपने पोजीशन एंड मूविंग डायरेक्शन अपने और दूसरे के विजन में इंटरफेरेंस किए बिना काफी आसानी से एक्यूरेटली बता पाते हैं। अब अगर इसके अलावा बात करें रात के अंधेरे में किसी बड़े आइसबर्ग जैसे हर्डल से बचने की, तो देखो, आज से कुछ दशक पहले तक ये काफी मुश्किल था और शिप्स को पूरी तरह उनके कैप्टन एंड लुकआउट क्रू के विजन पर ही निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के समय रडार एंड जीपीएस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते रात के अंधेरे में भी अब शिप्स पूरी तरह से अपने अराउंड के कई किलोमीटर के एनवायरनमेंट को एक्यूरेटली मैप कर लेती है, जिसमें शिप्स पर लगे रडार से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने अराउंड ऑब्जेक्ट से टकराकर जब वापस आती है
तो वो सभी 4 डायमेंशन में यानी आमने सामने ऊपर नीचे सभी डायरेक्शन में मौजूद छोटी से छोटी बोट से लेकर बड़े बड़े शिप्स एंड आइसबर्ग जैसे ऑब्स्टेकल्स का भी पता लगा सकते हैं, जिसमें जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम भी इन शिप्स को इनकी एंड इनके अराउंड शिप्स की रियल टाइम पोजीशन बताते हुए काफी मदद करता है। लेकिन शिप्स में सबसे ज्यादा रडार टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया जाता है। इन शॉर्ट, शिप्स की रेड, ग्रीन, येलो नेविगेशन लाइट का कॉम्बिनेशन एंड रडार जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी मिलकर एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं जो शिप्स के किसी दूसरे शिप्स या हर्डल से टकराने के चांसेस काफी ज्यादा कम कर देता है। इसीलिए रात के अंधेरे में भी इन टेक्नोलॉजी के भरोसे बड़े बड़े जहाज काफी आसानी से सफर कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है जिसके चलते चाह कर भी शिप्स वाले ब्राइट लाइट को डेक या ब्रिज पर इंस्टॉल नहीं करते, और वो है मरीन लाइट। तो देखो, समुद्र में रहने वाले जीव लाइट के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और शिप्स की ब्राइट लाइट इन एनिमल्स को कंफ्यूज कर सकती है, उन्हें अपने रास्ते से भटका सकती है। और ये भी एक रीजन है जिसके चलते शिप्स में बड़ी ब्राइट हेडलाइट्स को इंस्टॉल नहीं किया जाता। वैसे यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि कुछ जहाज ऐसे जरूर होते हैं जिनमें बड़े बड़े स्पॉट लाइट्स का यूज किया जाता है जो उनके टॉप पे लगे होते हैं, और इनमें से मैक्सिमम जहाज होते हैं आइस ब्रेकर्स, जो कि नॉर्दर्न पोल या फिर सदर्न पोल्स की ओर ट्रैवल करते हैं, जिनको ये बड़े बड़े आइस शीट्स को तोड़कर ट्रैवल करना होता है। अब अगर इनके पास ये स्पॉटलाइट नहीं होंगे तो ये दूर मौजूद आइस शीट्स को नहीं देख पाएंगे और उन्हें ब्रेक करके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इन जगहों पे, इन खास जगहों पे ना, ये स्पॉटलाइट्स का यूज किया जाता है। वीडियो के आखिर में हम यही कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके हमारे साथ रहिए।